हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग दी गई है वो है अगली सरकार के एजेंडे की तैयारी में अभी से जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 घंटे चली मंत्रिपरिषदीय बैठक और मंत्रियों को गैर जरूरी बयान व डीप फेक से बचने की सलाह दी है। उन्होंने नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 वर्ष की कार्य योजना पर वृहद चर्चा की गई है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के दृष्टि पत्र पर भी किया गया है विमर्श। और सरकार की मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक हफ्ते भर में चुनावी घोषणा की संभावना भी इसमें जताई गई है, यानी कि लगभग 10 तारीख तक लोकसभा चुनावों की डेट का ऐलान हो सकता है। संभवतः यह पहली बार हुआ है कि आगामी आम चुनाव की घोषणा से पहले ही किसी सरकार ने आगामी सरकार के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनकी मंत्रिपरिषद की रविवार को 8 घंटे तक मैराथन बैठक हुई है। इसमें न सिर्फ वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टि पत्र पर चर्चा की गई, बल्कि मई 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर भी विमर्श हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को गैर जरूरी बयानबाजी, डीप फेक जो वीडियो आते हैं उन सब से बचने की सलाह दी है और निर्देश भी दिए हैं। मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक में क्योंकि हफ्ते भर के भीतर ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। अप्रैल से मध्य मई 2024 तक 7 से 8 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों ने भी इसमें बताया कि मुख्य तौर पर विकसित भारत 2047 के दृष्टि पत्र और अगले 5 वर्षों की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही मई 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे एवं उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई है। रविवार की बैठक अचानक नहीं बुलाई गई थी, बल्कि इसकी तैयारी पिछले 2 वर्षों से चल रही थी। आसनसोल से भाजपा के प्रत्याशी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। देखिए, भाजपा की जो पहली सूची जारी हुई थी, बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने रविवार को एक्स पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझे पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने उनके दिल्ली जाने की सूचना थी। आसनसोल से अभी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चर्चा हो रही थी कि इस बार आसनसोल में 2 बिहारी बाबू आमने सामने होंगे। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव न लड़ने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि उनको बिहार की किसी सीट से भाजपा प्रत्याशी बना सकती है। यानी कि इन्होंने नाराजगी ये भी जताई कि मैं बिहार में ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, बिहार में आप किसी भी सीट से मुझे चुनाव लड़ा दीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज गंगोपाध्याय देंगे त्यागपत्र। कलकत्ता हाईकोर्ट के चर्चित न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने रविवार को अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी है। न्यायाधीश गंगोपाध्याय अपने कई फैसलों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। अपनी टिप्पणियों व विचारों को लेकर विवादों में भी वे हमेशा से रहे हैं। उन्होंने बंगाल में भ्रष्टाचार व अपराध से जुड़े लगभग आधा दर्जन मामलों की सीबीआई व ईडी जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि मंगलवार को वह औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक न्यायाधीश गंगोपाध्याय के 7 मार्च को भाजपा में शामिल होने की संभावना है। पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक में उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यानी कि अब चीफ जस्टिस तक के जो पद हैं उनके लोग भी अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग राजनीति की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। धौंस जमाने वाले $4.5 अरब की मदद नहीं देते, जयशंकर एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोले। विदेश मंत्री पूछा गया था क्या भारत क्षेत्र में धौंस जमा रहा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को इस सवाल का तीखा जवाब दिया कि क्या उपमहाद्वीप व हिंद महासागर क्षेत्र में भारत धौंस जमा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी मुश्किल में हो तो बड़ी धौंस जमाने वाले $4.5 अरब की मदद नहीं देते हैं। जयशंकर के इस बयान को मालदीव के संदर्भ में देखा जा रहा है। मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने जनवरी में कहा था कि भले ही उनका देश छोटा है, लेकिन इससे किसी देश को उन पर धौंस जमाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। एक पुस्तक के विमोचन समारोह में जयशंकर ने कहा कि दुनिया के इस हिस्से में आज बड़ा बदलाव हुआ है जो भारत और उसके पड़ोसियों के बीच हुआ है। जब आप कहते हैं कि भारत को एक बड़ा धौंस जमाने वाला माना जाता है, तो आप यह भी जानते हैं कि जब पड़ोसी मुसीबत में होते हैं तो बड़े धौंस जमाने वाले $4.5 अरब नहीं देते। जब कोविड चल रहा था तो बड़े धौंस जमाने वाले अन्य देशों को टीके की आपूर्ति नहीं करते या भोजन की मांग या ईंधन की मांग या उर्वरक की मांग पूरी करने के लिए अपने स्वयं के नियमों को अपवाद नहीं बनाते, क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी युद्ध में जीवन को जटिल बना दिया जाता है। भारत और पड़ोसी देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश व मालदीव के साथ व्यवहार और व्यापार, निवेश व आवागमन में तेजी से वृद्धि देखी गई है। चुनाव में गलत बयानबाजी पर होगी कार्रवाई। चुनाव प्रचार के गिरते स्तर पर चिंता जताते और राजनीतिक दलों को प्रचार के दौरान सिर्फ मुद्दों पर बात करने की हिदायत देने के बाद चुनाव आयोग ने अब गलत बयानबाजी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया है। इसमें राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के साथ प्रत्याशियों से जुड़ी बैठकों, सभाओं, भाषणों व बयानों पर विशेष नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट साझा करने को भी कहा गया है। आयोग के अनुसार किसी भी तरह की गलत, झूठी, जाति, धर्म व महिलाओं आदि से जुड़ी बयानबाजी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों के प्रचारकों और उनके प्रत्याशियों के विरुद्ध तय नियमों के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा सकता है। साथ ही उनके विरुद्ध नियमों के तहत आपराधिक मामले भी दर्ज कराए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर स्टार प्रचारकों की संख्या कम की जा सकती है। प्रचार के दौरान स्वीकृत वाहनों की संख्या में कटौती व रैलियों आदि की अनुमति को भी रद्द कर दिया जा सकता है। टिकट कटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिए सक्रिय राजनीति छोड़ने के संकेत। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं अपनी जड़ों में लौटना और जनता की सेवा करना चाहता हूं। राजधानी के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से अलग होने के संकेत देते हुए अपने मूल पेशे में लौटने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कृष्णा नगर में ENT क्लिनिक उनका इंतजार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2013 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, जब भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर जीतकर आई थी, लेकिन बहुमत न होने की वजह से भाजपा ने सरकार नहीं बनाई। शनिवार को जारी भाजपा की पहली सूची में चांदनी चौक लोकसभा सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लंबी और भावुक पोस्ट लिखी है, जिसमें अपनी राजनीतिक पारी को याद किया। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर पोलियो मुक्त भारत और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कोरोना रोधी अभियान के लिए किए गए कार्यों का बखान किया। लिखा कि 30 साल के चुनावी करियर में उन्होंने 5 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीते। पार्टी और संगठन के साथ की केंद्र सरकार में कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापस जाना चाहता हूं। 50 वर्ष पहले मैंने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS में प्रवेश लिया तो मानव जाति की सेवा ही मेरा आदर्श वाक्य था। महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों को सुनिश्चित करता है UCC बांसुरी। समान नागरिक संहिता लैंगिक न्याय, समानता और बंधुत्व के लिए जरूरी है। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करेगा, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। यह संहिता महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को सुरक्षित व सुनिश्चित करने का काम
करेगी। यह बात भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कही है। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पेरियार मेस में शनिवार रात समान नागरिक संहिता यानी कि लैंगिक न्याय, समानता और बंधुत्व की आवश्यकता विषय पर आयोजित मेस टॉक में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रही थी। ये सुषमा स्वराज की बेटी हैं। ओबीसी सूची को लेकर बंगाल सरकार की सिफारिश पर एनसीबीसी को आपत्ति। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी ने बंगाल सरकार द्वारा केंद्रीय ओबीसी सूची में 83 जातियों को शामिल करने की सिफारिश पर गंभीर आपत्ति जताई है। इनमें से 73 मुस्लिम समुदाय से हैं। यही नहीं, आयोग ने कुछ समुदायों को राज्य ओबीसी सूची में शामिल करने पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस सिफारिश का कड़ा विरोध करते हुए इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में से राज्य सरकार की शिकायत करने का फैसला किया है। एनसीबीसी की मुख्य आपत्ति इस बात से है कि ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई 83 जातियों में से 73 अकेले मुस्लिम समुदाय से हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि राज्य सरकार ने इन जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के ताज़ा आंकड़े पेश नहीं किए हैं। एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज ग्राम अहिर का स्पष्ट कहना है कि 83 जातियों को ओबीसी में शामिल करना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने इससे जुड़ा डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग कारोबार को रौंद रही है मोदी सरकार। भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया कि ड्रग कारोबार को पूरी तरह से रौंद डालने के लिए मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में किस तरह कदम उठाए हैं। भावी पीढ़ियों के लिए नशा मुक्त भारत को महानतम सौगात बताते हुए शाह ने अपने एक्स हैंडल में 3 वीडियो पोस्ट करके सपरंग सरकार व मोदी सरकार के दौरान नशे के कारोबार के विरुद्ध हुई कार्रवाई की तुलना की और अपनी सरकार की इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति की भी पुष्टि की है। गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी श्रृंखलाबद्ध 3 वीडियो को गृह मंत्री ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल से साझा किया। उन्होंने दावा किया कि नार्को ट्रेड के प्रति मोदी सरकार के कठोर दृष्टिकोण के प्रभावी परिणाम सामने आए हैं और इसके कारण गिरफ्तारियों की संख्या व जब्त की जाने वाली ड्रग की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकारों और एजेंसियों के बीच समन्वय, सहयोग व सामंजस्य से देश भर में एक सशक्त एंटी नारकोटिक्स तंत्र का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को मिशन मोड में लाने को चुनावों की तिथियां घोषित होने से पहले ही सोमवार से युद्ध स्तर पर जुट जाएंगे। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 29 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 56,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें उड़ीसा में 19,600, बंगाल में 15,400, बिहार में 12,800 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें सरकारी कंपनी एनटीपीसी की 30,023 करोड़ रुपए बिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएम 4 से 13 मार्च तक तेलंगाना, गुजरात, बंगाल, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अगले 3 दिनों में वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट योजना, सोनभद्र में 800 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट लगाने की परियोजना और बिजली क्षेत्र की कंपनी पावर ग्रिड की एक ट्रांसमिशन योजना का शिलान्यास करेंगे। यूपी के जालौन में 1200 मेगावाट की रिन्यूएबल ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास होगा। CUET स्नातक की तिथियों में हो सकता है बदलाव, यूजीसी प्रमुख। लोकसभा चुनाव के कारण CUET यूजी की तिथियों में बदलाव होने की संभावना है। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के आधार पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी का कार्यक्रम बदला जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने बीते मंगलवार को CUET यूजी
2024 की तिथियों की घोषणा की थी, जो 15 से 31 मई तक किया जाना है और रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाना था। दूसरी ओर चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। संभावना है कि लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम इसी महीने जारी किया जाएगा। यूजीसी के प्रमुख के तौर पर एनटीए द्वारा घोषित तारीखें अस्थायी हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद एनटीए सीयूईटी यूजी की तारीखों को अंतिम रूप देगा। अस्थायी रूप से परीक्षा 15 मई से होनी प्रस्तावित है। सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई और 26 मार्च को समाप्त होगी। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हो सकती है ड्रोन की तैनाती। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन की तैनाती हो सकती है। समुद्र निगरानी के लिए सुरक्षा एजेंसियां मुंबई और गोवा के तटीय क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी प्रणाली को क्रियान्वित करने की योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कुवैत से 3 लोगों के गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने की हालिया घटना के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। इस घटना से तटीय सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हुई हैं। अपने नियोक्ता पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए 3 लोग नित्सो टिट्टो 31 ये नाम दिए गए हैं, एक नौका से भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसे थे। अधिकारियों के समक्ष उनके आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि उनके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के फॉरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि तीनों ने जीपीएस उपकरण को बंद किया था। अधिकारियों ने समुद्री सीमाओं पर निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन का उपयोग किए जाने की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों और सेंसर से लैस ड्रोन जहाज़ों और तटीय क्षेत्रों की फ़ोटो खींचकर और वीडियो बनाकर सटीकता के साथ समुद्री निगरानी में मदद करेंगे। संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत जापान के संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन के दौरान हेलीकॉप्टर से उतरने का अभ्यास करते जवान यानी कि भारत और जापान की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है। धर्म गार्जियन याद रखिएगा। मेष में कुर्ता पैजामा पहने नजर आए नौसेना अधिकारी। भारतीय नौसेना ने अपने अधिकारी मेष में एक नए ड्रेस कोड लागू किया है, जो एक बड़े बदलाव का संकेत है। नौसेना के जवान और अधिकारी मेष में कुर्ता पैजामा पहने नजर आएंगे। यह कदम भारत सरकार के उस निर्देश का पालन है जिसमें सैन्य परंपराओं और रीति रिवाजों का भारतीयकरण करने की बात कही गई है। इससे पहले सेना, वायुसेना और नौसेना मेष में कुर्ता पैजामा मना था, लेकिन अब यह विशेष ड्रेस कोड नौसेना के सभी अधिकारी मेष में मान्य होगा। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, उप प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और अन्य जो नौसेना अधिकारियों ने हाल ही में नई दिल्ली मेष में कुर्ता पजामा पहने नजर आए। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि फिर बाइडेन बनाम ट्रंप की तस्वीर। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल करने के बेहद करीब हैं। बाइडेन के लिए ट्रंप की चुनौती न 4 साल पहले आसान थी और न ही अब। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत द्वारा। इस मंगलवार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी पर एक प्रकार से मुहर लग जाएगी। हालांकि अब यह एक प्रकार की औपचारिकता ही है, क्योंकि मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने की पूरी स्थितियां बन गई हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन हासिल करने के बेहद करीब हैं। उम्मीदवारी की होड़ में उनकी पार्टी के कुछ अन्य प्रतिद्वंदी दावा छोड़कर ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। यहां तक कि एक समय कड़ी चुनौती पेश कर रहे विवेक रामास्वामी भी अब ट्रंप की उम्मीदवारी के पक्ष में आ गए हैं। ट्रंप के समक्ष अब केवल निक्की हेली ही अड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी चुनौती खासी कमज़ोर है। यहां तक कि हेली अपने गृह राज्य साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप की राह नहीं रोक पाई। ऐसे में अमेरिकी चुनावों में संभवतः पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को चुनाव में उस प्रत्याशी का सामना करना पड़ेगा जो पहले भी चुनाव में आमने सामने रह चुके हैं। हालांकि इन 4 वर्षों में परिस्थितियां काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं, लेकिन दोनों का मुकाबला पिछली बार की तरह कांटे की टक्कर जैसा रहने की उम्मीद है। अमेरिकी मतदाताओं के लिए यह चुनाव कुछ
अलग तरह का रहने वाला है। मतदाता दोनों ही प्रत्याशियों के व्यक्तित्व और नीतियों से भलीभांति परिचित हैं। ट्रंप अपने चिरपरिचित ढंग से बाइडेन पर निजी हमले करने के साथ ही उनकी नीतियों पर भी सवाल उठाते रहते हैं। बाइडेन के लिए ट्रंप की चुनौती न 4 साल पहले आसान थी और न अब है। ट्रंप कह रहे हैं कि दोबारा सत्ता में न आने के चलते मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का उनका नारा अधूरा ही रह गया। ऐसे में वह मतदाताओं से एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। वह बाइडेन की असफलताएं गिनवा रहे हैं। इसके बावजूद फिलहाल अमेरिका की घरेलू राजनीति में कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर इस समय अपेक्षाकृत बेहतर है। मुद्रास्फीति से लेकर बेरोजगारी के आंकड़े भी कुछ राहत देने वाले हैं। इस प्रकार से बाइडेन घरेलू मोर्चे पर स्थायित्व लाने में सफल रहे हैं, लेकिन वह अपनी सफलता को लेकर सही नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं, जबकि ट्रंप अपनी बातों से बाइडेन को घेरने में सफल होते दिख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बाइडेन जहां अपनी सफलता का संदेश देने में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वहीं ट्रंप उनकी सफलता को भी असफलता के रूप में पेश करने में सक्षम दिख रहे हैं। चूंकि घरेलू स्तर पर कोई मुद्दा प्रभावी करता नहीं दिख रहा है, तो इस चुनाव का फैसला संभवतः विदेश नीति से जुड़े निर्णय ही करेंगे। ट्रंप के उत्साहित समर्थकों का यह भी मानना है कि पुतिन के साथ अपने संबंधों के चलते वह यूक्रेन संकट का भी कोई स्वीकार्य हल निकाल सकते हैं। हालांकि ट्रंप की अस्थिर प्रवृत्ति उनके प्रति कुछ संदेह बढ़ा सकती है। हाल में नाटो को लेकर उनके बयान से अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों में सही संदेश नहीं गया। ट्रंप का यह रवैया जापान और ताइवान जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों को परेशान कर सकता है। भारत के संदर्भ में देखें तो ट्रंप का पिछला राष्ट्रपति कार्यकाल भारत के लिए मिला जुला रहा। उनके शासन में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता अपेक्षा अनुसार सिरे नहीं चढ़ पाया और उन्होंने भारत पर कुछ बंदिशें भी लगाई, लेकिन उन्होंने चीन के खिलाफ खुला आक्रामक रवैया भी अपनाया। यह भारत के लिए मददगार साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनके आत्मीय रिश्ते हैं। ट्रंप राजनीतिक मोर्चे पर भारत की सहायता के लिए सक्रिय रहे हैं। वहीं जो बाइडेन हैं प्रशासन के दौरान भी कई स्तरों पर भारत अमेरिका रिश्ते निरंतर प्रगाढ़ होते गए हैं। तो हालांकि ट्रंप चीन के विरोधी माने जाते हैं, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो भी भारत को लाभ होगा और बाइडेन हैं तो भी लाभ हो रहा है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्य साधता भारत। देखिए, जो चंद्रयान 3 के बाद गगनयान मिशन भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर स्थापित करेगा। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित ने। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्षों के अथक समर्पण का प्रमाण है। इसका लक्ष्य न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में भारत के कौशल का प्रदर्शन करना है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक मील का पत्थर होगा। इस अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिन के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने रूस और भारत में 5 साल के कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरकर आने वाली चुनौतियों के लिए सफलतापूर्वक तैयारी की है। रोबोटिक और मानव अंतरिक्ष अभियानों के बीच के अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब मानव जीवन दांव पर होता है तो त्रुटि की गुंजाइश शून्य हो जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ऑर्बिटर मॉड्यूल 2 प्रमुख हिस्सों से मिलकर बना है और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। मानवीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऑर्बिट मॉड्यूल अत्याधुनिक जो एवियोनिक्स यानी कि संचालन होता है प्रणालियों से लैस है, जिनमें अतिरिक्त बैकअप मौजूद है। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए बनाया गया है। यह एक दोहरी दीवार वाला प्रकोष्ठ है। बाहरी दीवार ताप संरक्षण प्रणाली से सुसज्जित है। हाल में चंद्रमा पर रोबोटिक सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जापान और अमेरिकी लैंडर्स को काफ़ी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही यह स्पष्ट हुआ कि छोटी सी मानवीय गलती भी राष्ट्रीय संकट बन सकती है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में प्रगति का प्रदर्शन करते हुए मामूली मानवीय त्रुटियों के संभावित दुष्परिणामों को भी रेखांकित करते हैं, जिसमें मानव अंतरिक्ष अभियानों में विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं।
कुल मिलाकर गगनयान कार्यक्रम हमें अंतरिक्ष में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार करेगा। इसरो इस सपने को साकार करने के लिए कई नवाचारों पर कार्य कर रहा है और नई क्षमताओं का विकास कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, यानी नेक्स्ट पेज जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है कि प्रतिदिन 12 किलोमीटर स्कूटर व 50 किलोमीटर कार चलाने पर ही ईवी फायदेमंद। और ये रिपोर्ट पेश की है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE द्वारा एक अध्ययन के निष्कर्ष में बताया गया है। अगर आप प्रतिदिन 12 किलोमीटर से ज़्यादा स्कूटर यानी कि स्कूटी और 50 किलोमीटर से ज़्यादा कार चलाते हैं तभी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का फ़ायदा है। इससे कम चलाने पर सामान्य पेट्रोल या डीजल वाहनों की संचालन लागत ईवी के मुकाबले कम होती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से जारी इंडिया ईवी डाइजेस्ट 2023 के मुताबिक दोपहिया वाहन के मामले में अगर आप प्रतिदिन 50 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के मुकाबले 50% तक सस्ता होगा। 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाला एक ईवी स्कूटर की लागत ₹1.77 किलोमीटर बैठती है, जबकि पेट्रोल स्कूटर की लागत ₹3.45 प्रति किलोमीटर रहती है। संचालन लागत में गाड़ी की कीमत भी जोड़ी जाती है। इसी तरह से अगर 4 पहिया वाहनों की बात करें तो 50 किलोमीटर चलने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल और डीजल चालित कारों का संचालन लगभग एक जैसा ही है। 50 किलोमीटर से कम रोजाना चलाने पर डीजल की संचालन लागत ही किफ़ायती है। इस अध्ययन के मुताबिक 50 किलोमीटर चलाने पर डीजल और ईवी की संचालन लागत ₹12 प्रति किलोमीटर होती है, जबकि CNG कारों का संचालन लागत सिर्फ ₹10 प्रति किलोमीटर ही होता है। नेक्स्ट है कि FPI ने फरवरी में किया 1539 करोड़ का शुद्ध निवेश। अमेरिका में 10 वर्षीय बॉन्ड पर यील्ड यानी कि रिटर्न 4.25% रहने के बावजूद फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक घरेलू इक्विटी बाजारों में शुद्ध खरीदार रहे हैं। FPI ने पिछले महीने इक्विटी में 1539 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। आमतौर पर इस स्तर पर FPI विदेशी बाजारों में जमकर बिकवाली करते हैं। जनवरी में FPI ने इक्विटी बाजारों में 25,743 करोड़ रुपए की निकासी की थी। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्याज में वृद्धि से सावधि जमा में बढ़ोतरी। देखिए, जो बढ़ती ब्याज दरों के कारण जो पहले से अधिक लोग सावधि बचत जमाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुल बैंक जमाओं में ऐसे निवेश माध्यमों की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में बढ़कर 60.3% हो गई है और यह आंकड़ा मार्च में यानी कि मार्च 2023 में 57.2% था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। RBI के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान कुल जमाओं में जो वृद्धि हुई है उसमें सावधिक जमाओं की हिस्सेदारी लगभग 97.6% थी। इस दौरान चालू खाता और बचत खाता जमा की हिस्सेदारी में गिरावट हुई है। RBI ने अपनी तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाएं दिसंबर 2023 में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि सावधि जमाओं पर बढ़ता प्रतिफल बैंक जमाओं में संरचनात्मक बदलाव ला रहा है। नेक्स्ट है चीन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ताकत बनकर चिप में मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा भारत। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी डिजाइन क्षमता और $10 अरब के प्रोत्साहनों के साथ अगले 5 साल में वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग भारत में नए फैब और इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित होने के साथ इस क्षेत्र में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों का दबदबा कम होगा। वैष्णव ने एक साक्षात्कार में कहा कि वैश्विक कंपनियों की सोच अब बदल रही है और वे भारत में जल्द निवेश करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से तैयार नीतियों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नई फैब यानी कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र इकाइयां लगाना चाहते हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज ने अलापा कश्मीर राग, कई बार इस न्यूज़ को सुन चुके हैं और पाकिस्तान का यही काम ही है।
दोहरे उपयोग की सामग्री रोके जाने पर तिलमिलाया पाक। चीन से कराची जा रहे एक जहाज को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मुंबई के नहावा शेवा बंदरगाह पर रोके जाने पर पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारतीय कार्रवाई को अनुचित बताते हुए पाकिस्तान ने कहा कि यह एक वाणिज्यिक इकाई द्वारा लेथ मशीन के आयात का साधारण मामला है। भारतीय एजेंसियों ने जहाज को इस संदेह पर रोक लिया था कि इसमें परमाणु कार्यक्रम के दोहरे उपयोग वाली सामग्री भेजी जा रही है। भारत को MQ-9B ड्रोन बेचने के लिए अगला कदम उठाएगा अमेरिका। भारत को 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन की बिक्री में अब तेजी आने की उम्मीद दिख रही है। सौदे की समीक्षा के लिए कांग्रेस की अधिसूचना की 30 दिनों की अनिवार्यता रविवार को सांसदों की आपत्ति के बिना पूरी होने की संभावना है। इसके बाद अमेरिका द्वारा भारत को MQ-9B ड्रोन बेचने के लिए अगला कदम उठाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि आम चुनाव के मद्देनज़र नियमित प्रक्रियाएं मामलों में देरी हो सकती है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसियों ने फरवरी में अमेरिकी कांग्रेस को 31 MQ-9B ड्रोन और संबंधित उपकरणों की भारत को बिक्री किए जाने के बारे में अधिसूचित किया गया था। चलिए, तो ये आज का 4 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।